हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। तो कोई भी श्रेणी को समांतर श्रेणी कब कहेंगे और समांतर श्रेणी का प्रयोग कब किया जाता है, यह जानने के लिए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कोई भी श्रेणी को समांतर श्रेणी कब कहेंगे, जैसे समांतर श्रेणी में यहाँ पर को दिख रहा है समान प्लस अंतर। तो एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे अपने पास कोई भी श्रेणी है, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। तो अपन इसके पदों का अंतर देखते हैं। क्रमिक पदों का अंतर, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो यह एक समांतर श्रेणी होगी, यह एक एपी होगी। तो ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर, जिसके क्रमिक पदों का अंतर समान हो, जिसके क्रमिक पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर समांतर श्रेणी में जो फर्स्ट टर्म होती है, इसको अपन प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे व्यक्त करते हैं। और जो क्रमिक दो पदों का अंतर होता है उसको अपन सार्वअंतर बोलते हैं, इसको अपन सार्वअंतर बोलते हैं। और इसको अपन स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो पदों की संख्या होगी, जैसे यहाँ पे कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये यहाँ पर पदों की संख्या है। पदों की संख्या, यहाँ पर पदों की संख्या अपने पास है, वो है 5। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है उसको अपन n से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अपने पास n की जो वैल्यू है वो है अपने पास 5। तो किसी भी श्रेणी में, किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी तभी कहते हैं जब उसके क्रमिक पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कोई भी श्रेणी है, जैसे 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनके जो क्रमिक पदों का अंतर है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इसको अपन एक एपी बोल सकते हैं, इसको अपन एक समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। और एक समांतर श्रेणी ऐसी होती है जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश। तो ऐसी जो श्रेणी होती है जिसमें अनंत पद होते हैं उसको अपन अनंत समांतर श्रेणी बोलते हैं, अनंत समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को जानने के लिए अपने को, किसी भी समांतर श्रेणी को जानने के लिए अपने को उसको प्रथम पद, सार्वअंतर एंड पदों की संख्या का नॉलेज होना चाहिए, या इनका मालूम होना चाहिए कि ए क्या होता है, डी क्या होता है और एन क्या होता है। किसी भी श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है an = a प्लस n - 1 इंटू डी। ए है जो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d है जो सार्वअंतर है। तो किसी भी श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने के लिए अपन के पास जो फॉर्मूला होता है वो a + n - 1 इंटू डी होता है। और किसी भी श्रेणी का प्रथम पद, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद हमेशा a होता है और जो दूसरा पद होगा वो a + d होगा। तीसरा पद जो होगा वो अपने पास a + 2d होगा। जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि फर्स्ट टर्म a है, उसके बाद a + d, a में जब d जोड़ते हैं तो d की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 2 है, तो 2 जोड़ने पर अपने को 4 प्राप्त होता है। तो a + d की जो वैल्यू होती है वो दूसरा पद होता है और a + 2d की वैल्यू जो होती है वो अपने पास तीसरा पद होता है। ये अपने पास कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं,
कि प्रथम पद जिसका ए हो और सार्वंतर डी हो, ऐसी एक एपी होगी तो उसका एनवा पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ पर जो ए है वो अपने पास है प्रथम पद, और जो एन है वो है पदों की संख्या, और डी है वो जो है सार्वंतर, और जो ए एन है वो है यहाँ पे अपने पास एनवा पद। जैसे किसी भी श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है तो ए 10 हो जाएगा, 12वां पद ज्ञात करना है तो ए 12 हो जाएगा अपने पास, और जो एन की वैल्यू है वो अपने पास 12 आ जाएगी। यहाँ से किसी भी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करने का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है एच एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो यहाँ पे एन होता है वो पदों की संख्या होती है, एस एन किसी भी श्रेणी का पदों का योग होता है। और जब अपने को अंतिम पद दिया हुआ हो तो जो योग करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू ए प्लस एल। जो एल होता है वो अपने पास यहाँ से अंतिम पद होता है। तो अब चलते हैं अपन समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। ये अपने से बोल रहा है कि जब अपन किसी टैक्सी से 1 किलोमीटर जाते हैं तो वो अपने से 15 रुपए लेता है, लेकिन 1 किलोमीटर जाने के बाद जब हम उससे अगली किलोमीटर जाते हैं, दूसरी किलोमीटर जाते हैं, तो वो अपने से प्रत्येक किलोमीटर के 8 रुपए लेता है। और जब अपन तीसरी किलोमीटर जाते हैं तो वो अपने से फिर से तीसरे किलोमीटर के 8 रुपए लेता है। तो अपन जब यहाँ से जैसे फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो ये 15 रुपए लेते हैं, और जब 2 किलोमीटर जाते हैं तो ये अपने से 15 और 8 23 रुपए लेता है। और जब अपन इसी टैक्सी से 3 किलोमीटर जाते हैं तो ये अपने से 23 और 8 31 रुपए लेता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास जो श्रेणी बन रही है वो एक ऐसी श्रेणी बन रही है कि 15, 23, 31। अब अपन देखते हैं कि यह जो श्रेणी है वो एक एपी है या नहीं, एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो एपी जानने के लिए, समांतर श्रेणी जानने के लिए अपन इसके डी की वैल्यू याद करते हैं, सार्वंतर की वैल्यू याद करते हैं। तो जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अपन माइनस करते हैं तो अपने को डी प्राप्त होता है। जब 23 में से अपन 15 निकालेंगे तो अपने पास यहाँ से 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो पद है उनमें भी डी सेम आता है या नहीं। तो जब 31 में से अपन 23 निकालते हैं तो अपने पास भी यहाँ से 8 आता है। तो जो सार्वंतर है वो अपने पास सेम है, इसीलिए यह एक एपी है। अपने पास जो दी हुई श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो अपने पास समान है, और एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान हो, जिसके क्रमिक पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है, एपी कहलाती है। तो ये यहाँ पे जो अपने पास जो दी हुई है वो एक एपी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अपन शुरू के अंदर मानते हैं कि बेलन के अंदर V हवा भरी हुई थी। V जो होती है वो होता है वॉल्यूम। किसी भी शेप का जो वॉल्यूम होता है वह उसके अंदर उपस्थित हवा या उसके अंदर उपस्थित कोई भी वस्तु होती है। तो अपन शुरू के अंदर मानते हैं कि यहाँ पे V हवा भरी हुई है। उसके बाद ये बोल रहा है कि प्रत्येक बार में बेलन शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शुरू के अंदर V भरी हुई थी और V का ये V/4 पार्ट बाहर निकाल देता है, तो अपने पास 3V/4 शेष रह जाती है। अभी ये आगे बोल रहा है कि जब नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें 3V/4 का भी ये 1/4 पार्ट बाहर निकाल देगा। तो अपने पास 3V/4 का जब 1/4 पार्ट बाहर निकालेगा तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 3V/4 माइनस 3V/16। तो जब इसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से अपने पास एलसीएम आ जाएगा 16। तो 4 को 16 में भाग देंगे तो 4 12V माइनस 3V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 9V/16।
तो अब अपन देखते हैं कि जो अपने पास जो श्रेणी बन रही है वो बन रही है कि शुरू में अपने पास v था, 1/4 पार्ट्स बाहर निकालने पर 3v/4 शेष रह जाता है, और जब 3v/4 का भी 1/4 पार्ट बाहर निकाल लेते हैं तो अपने पास 9v/16 पार्ट रह जाता है। तो अब अपने पास जो श्रेणी है वो एक ऐसी श्रेणी बन रही है। तो अब अपन इसका d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3v/4 में से v निकालते हैं अपने पास, तो यहाँ से अपने पास माइनस का v/4 शेष रह जाता है। जब दूसरी जो टर्म है इनमें अपन जब v की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 9v/16 माइनस 3v/4। तो यहाँ से अपने पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 16। तो यहाँ से आ जाएगा 9v माइनस 4 12v। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस का 3v/16। तो अपन यहाँ से देखते हैं कि जो d की वैल्यू है वो अपने पास अलग अलग प्राप्त होती है। अतः जो अपने पास जो दी हुई है वो एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू अलग अलग आती है अपने पास, तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यह बोल रहा है कि जब अपन किसी कुएं की खुदाई करते हैं तो अपने पास जो प्रथम मीटर की खुदाई करते हैं तो अपने पास 150 रुपए लेता है, और जब इसके बाद अपन जैसे दूसरी मीटर की खुदाई करते हैं तो वो अपने पास 50 रुपए लेता है दूसरी मीटर के लिए, और तीसरी मीटर की खुदाई के लिए भी वो अपने पास 50 रुपए लेता है, और ऐसे वो अगली मीटर की खुदाई के लिए लेता रहता है। तो अब अपन देखते हैं कि जब अपन यहाँ से 2 मीटर खुदवाते हैं तो अपने पास 200 रुपए चार्ज लेता है, और जब अपन 3 मीटर खुदवाते हैं तो अपने पास वो 250 रुपए चार्ज लेता है। तो अब अपन देखते हैं कि जो अपने पास जो श्रेणी बन रही है वो एक ऐसी श्रेणी बन रही है कि प्रथम मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए 200, इसके बाद अपन 250, इसके बाद अपने पास 300, एक ऐसी श्रेणी बन रही है। तो यहाँ से अब अपन d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो d की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे पद में से अपन फर्स्ट पद को माइनस करते हैं। तो यहाँ से अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी, वो अपने पास आ जाएगी 50। इसी प्रकार नेक्स्ट जो 2 पद है उनमें अपन d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब 250 में से अपन 200 माइनस करते हैं तो अपने पास आता है 50। तो अब यहाँ से अपन देखते हैं कि जो d की वैल्यू है वो अपने को समान प्राप्त होती है। अतः जो दी हुई एक श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो अपने को समान प्राप्त होती है, अतः जो दी हुई है वो एक समांतर श्रेणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपए 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। अपन जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज प्रत्येक महीने अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी अपन ज्ञात करते हैं कि शुरुआत में अपने पास 10,000 रुपए की राशि थी। जब अपन इसको एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पास जो ब्याज आएगा वो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 800 रुपए। अब अपन देखते हैं कि जो मिश्र धन होता है वो होता अपने पास मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्र धन। तो जो मिश्र धन होगा वो यहाँ से अपने पास मूलधन था 10,000 रुपए और जो ब्याज था वो आ गया अपने पास 800 रुपए। तो यहाँ से मिश्र धन प्राप्त हो गया अपने को 10,800 रुपए। अब 10,000 जो 800 रुपए है, अगले साल अपने को जो ब्याज प्राप्त होगा वो 10,800 पे प्राप्त होगा, और यहाँ से 10,800 पर 8% की दर से जब एक साल का ब्याज निकालते हैं अपन तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 864 रुपए। तो जो अगले साल का जो मिश्र धन होगा, जो दूसरी सेकेंड ईयर का अपने पास जो मिश्र धन होगा वो अपने पास आ जाएगा। मूलधन था अपने पास 10,800 रुपए प्लस 864 रुपए अपने को यहाँ से ब्याज प्राप्त हो गए। तो यहाँ से अपने पास जो मिश्र धन आ गया वो आ गया अपने पास 11,664 रुपए। तो अपने पास जो श्रेणी बन रही है वो बन रही है कि शुरुआत में अपने पास 10,000 रुपए थे, एक साल के बाद अपने पास 10,800 रुपए हो गया, और 2 साल के बाद अपने पास 11,664 रुपए हो गया।
तो अब अपन यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डी की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे 10,800 में से अपन जब 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 800 रुपये। और जब डी की वैल्यू नेक्स्ट जो दो टर्म है उनके अंदर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 11,664 माइनस 10,800 इज इक्वल टू 864 रुपये। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो डी की वैल्यू है वो अलग अलग प्राप्त होती है, अतः जो दी हुई श्रेणी है वो एक एपी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू अपने को समान प्राप्त नहीं होती है, अतः यह एक एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो अपने पास ए की वैल्यू अपने को 10 दी हुई है और डी की वैल्यू भी 10 दी हुई है। तो अपन इसके 4 पद लिखने के लिए जो अपने पास जो एपी होती है उसके 4 पद होते हैं अपने पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। जो फोर्थ पद होगा वो अपने पास होगा ए प्लस 3d। तो यहाँ से अपन 4 पद निकालते हैं। तो फर्स्ट पद में ए की वैल्यू अपने पास है 10, सेकंड पद में अपने पास है 10 प्लस 10, थर्ड टर्म में अपने पास है 10 प्लस 2 गुना 10 और जो फोर्थ पद आएगा वो अपने पास आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। तो यहाँ से जो अपने पास एपी आएगी वो आ जाएगी 10, 20, यहाँ से अपने पास हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 30, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 30 एंड 10 40। तो जो एपी आएगी वो अपने पास और उसके 4 पद आएंगे अपने पास वो आएंगे 10, 20, 30 और 40। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चंस की भी एपी निकालते हैं। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म होगी वो होगी ए, सेकेंड टर्म होगी अपने पास ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगी अपने पास ए प्लस 2d और फोर्थ जो टर्म होगी वो अपने पास होगी ए प्लस 3d। ए की वैल्यू अपने पास है यहाँ से -2, डी की वैल्यू अपने पास है 0। तो यहाँ से जो सेकेंड टर्म होगी वो होगी -2 प्लस 0, थर्ड टर्म होगी यहाँ से अपने पास -2 प्लस 2 इंटू 0। तो जो फोर्थ टर्म होगी वो होगी यहाँ से अपने पास -2 प्लस 3 इंटू 0। तो यहाँ पे जो अपने को डी की वैल्यू है हर बार में 0 है, तो जो 0 किसी भी संख्या से जब इंटू होता है तो वो 0 ही होता है। तो अपने पास जो श्रेणी आएगी वो आएगी जी -2, यहाँ से भी -2, यहाँ से भी -2 और यहाँ से भी -2। तो अपने पास जो समांतर श्रेणी के 4 पद होंगे वो अपने पास -2 होंगे। तो जो समांतर श्रेणी होगी वो एक ऐसी समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपने पास थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3, जबकि अपने को 4 पद लिखने हैं। तो अपने पास जो प्रथम पद होगा वो होता है ए, द्वितीय पद होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है अपने पास ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म होती है अपने पास ए प्लस 3d। तो यहाँ से अपन ए की वैल्यू रखते हैं 4, ए प्लस डी की वैल्यू रखते हैं 4 प्लस -3, यहाँ से अपने पास है 4 प्लस 2 इंटू -3, यहाँ से लिखते हैं अपन 4 प्लस 3 इंटू -3। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4 -3, प्लस माइनस को जब इंटू करते हैं तो अपने पास आता है माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस माइनस 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4 प्लस माइनस 3 तिया 9। तो जो अपने पास जो एपी होगी वो होगी अपने पास 4, 1, -2 एंड -5। तो जो एपी के 4 पद हैं वो अपने पास 4, 1, -2 और -5 है। और जब अपन फोर्थ जो क्वेश्चन है इसकी जब एपी बनाते हैं तो अपने पास जो एपी के 4 पद होते हैं वो अपने पास होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहाँ से अपने पास जो ए की वैल्यू है वो है -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -1 एंड यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अपने पास 2, -2
+1, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 +1, यहाँ से आ जाएगा अपने पास -1 + 3/2। तो जो AP बनेगी अपने पास वो बन जाएगी यहाँ से -1, यहाँ से जब 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो अपने पास माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -1/2, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 0 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1/2। तो जो AP के 4 पद हैं वो अपने पास आ जाएंगे -1, -1/2, 0 एंड 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, A की वैल्यू अपने पास दी हुई है -1.25 एंड D की वैल्यू दी है अपने पास -0.25 और अपने पास AP के 4 पद पूछा है। तो फर्स्ट पद होता है अपने पास A, सेकंड पद होता है अपने पास A + D, थर्ड पद होता है अपने पास A + 2D और जो फोर्थ टर्म होती है वो होती है अपने पास A + 3D। तो यहाँ से जब A की वैल्यू पुट आउट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -1.25 और A + D आ जाएगा अपने पास -1.25 -0.5, यहाँ से आ जाएगा -1.25 + 2 × -0.25 और जो फोर्थ टर्म आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी -1.25 + 3 × -0.25। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -1.25, यहाँ से आ जाएगा अपने पास -1.50, यहाँ से आ जाएगा अपने पास -1.25 और प्लस माइनस को जब इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 0.25 को जब 2 से इंटू करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 0.50 और यहाँ से जब थर्ड टर्म को अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1.25 प्लस माइनस अपने पास हो जाएगा यहाँ से माइनस और यहाँ से आ जाएगा 0.75। जब अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो जो AP बनेगी अपने पास वो बनेगी -1.25 -1.50, यहाँ से आ जाएगा अपने पास -1.75 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास -2। तो जो AP आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यहाँ से अपने को पूछा है कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पे अपने पास जो A की वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास 3 और जो D की वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 1 - 3 = -2। तो जो A की वैल्यू प्रथम पद की वैल्यू अपने पास आई है 3 और D सार्वंतर की वैल्यू आई अपने पास -2। इसी प्रकार जब अपन दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं तो यहाँ से अपने पास प्रथम पद की वैल्यू है -5 और सार्वंतर D की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -1 -5। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -1 + 5 = +4। तो जो सार्वंतर आ जाएगा अपने पास +4 और जो प्रथम पद है वो अपने पास है -5। इसी प्रकार अपन थर्ड क्वेश्चन के प्रथम पद देखते हैं तो अपने पास प्रथम पद है 1/3 और जो D की वैल्यू निकालते हैं तो अपने पास आ जाएगा 5/3 - 1/3। तो यहाँ से अपने पास एलसीएम आ जाएगा 3, 5 - 1 = अपने पास आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से अपने पास थर्ड क्वेश्चन की जो प्रथम पद आ गया वो आ गया 1/3 एंड सार्वंतर आ गया अपने पास 4/3। इसी प्रकार जब फोर्थ क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं तो यहाँ से A की वैल्यू या प्रथम पद दिया हुआ अपने पास 0.6 एंड D की वैल्यू अपने पास जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1.7 - 0.6। 1.7 में से जब 0.6 अपन माइनस करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1.1। तो सार्वंतर अपने पास आ जाएगा 1.1 और जो प्रथम पद है वो आ जाएगा अपने पास 0.6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास
2, 4, 8 और 16। तो यहाँ पे अपने पास जो d की वैल्यू है सार्वंत्र ज्ञात करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 4 - 2 = 2। और जब नेक्स्ट जो टर्म है उनमें जब d की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 8 - 4 = 4। तो अब अपने यहाँ से देखते हैं कि जो d की वैल्यू है वो अपने को अलग अलग ज्ञात होती है। तो जो दी हुई श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो अपने को समान प्राप्त नहीं होती है। अतः जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू दी है अपने पास 2। तो अब अपन d की वैल्यू ज्ञात करते हैं। d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 5/2 - 2। तो यहाँ से जो एलसीएम आ जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 2, 5। किसी भी संख्या के नीचे जब कुछ नहीं होता है तो वहां अपन 1 मान लेते हैं। और यहाँ से जब 2 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2। और जब 2 को 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4। तो जब 5 में से अपन 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1/2। इसी प्रकार d की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में ज्ञात करते हैं अपन। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3 - 5/2। तो यहाँ से अपन देखते हैं एलसीएम आ जाएगा अपने पास 2। और जबकि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो अपन वहां पे 1 मान लेते हैं। तो अब जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, जब 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 6 - 5 = 1/2। तो अपन यहाँ से देखते हैं कि जो d की सार्वंत्र की वैल्यू है वो अपने को से समान प्राप्त होती है। अतः यह एक AP है। अब इसके अपन 3 पद ज्ञात करते हैं। तो अब जो अपने को लास्ट टर्म दी हुई है वो अपने पास दी हुई है 7/2। जब इसके अंदर जब हम 1/2 ऐड करेंगे तो अपने पास जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 8/2। और जब 8/2 में जब अपन d ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 9/2। और 9/2 में जब अपन d ऐड करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 10/2। तो यहाँ से अपने पास जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो अपने पास आ गई 8/2, 9/2 एंड 10/2। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4, 9/2 एंड 5। तो ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो a की वैल्यू अपने पास दी हुई है वो है -1.2। अब अपन यहाँ से d की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए -3.2 में से जब अपन माइनस करते हैं -1.2 तो यहाँ से अपने पास -3.2 माइनस माइनस जब इंटू होता है तो वो अपने पास प्लस हो जाता है। यहाँ से 1.2। तो जब 3.2 में से 1.2 अपन माइनस करेंगे, माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ से अपने पास 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 3 में से तो अपने पास माइनस का 2 जो है वो अपने पास d आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट जो टर्म है उनमें भी d को फाइंड आउट करते हैं। माइनस के 5.2 माइनस के 3.2। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस के 5.2 माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाएगा 3.2। तो यहाँ से जब अपन इसको अपन माइनस करते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस के 2.0। तो अपन देखते हैं कि जो d की वैल्यू है वो अपने को समान प्राप्त होती है। अतः जो एक श्रेणी दी हुई है वो अपने पास AP है। अब इसके अपन नेक्स्ट 3 पद ज्ञात करते हैं। तो लास्ट पद दिया हुआ अपने पास 7.2। जब इसके अंदर अपन -2 ऐड करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो वो आ जाएगी अपने पास माइनस के 9.2। जब 9.2 में से 2 में अपन d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपने पास, वो आ जाएगी अपने पास माइनस के 11.2। और जब 11.2 में से जब अपन d ऐड करेंगे यहाँ से तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से माइनस के 13.2। तो जो इसके नेक्स्ट जो 3 पद होंगे वो होंगे अपने पास माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 एंड माइनस के 13.2। तो यहाँ से अपने पास इसके नेक्स्ट 3 पद आ गए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास a की वैल्यू -10
और डी की वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं, तो डी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से -6 -10, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -6 माइनस +10, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास +4। डी की वैल्यू नेक्स्ट जो दो टर्म है उनमें अपन ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -2 -6, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -2 +6 +4। अब अपन यहाँ से देखते हैं कि जो डी की वैल्यू है वो अपने को समान प्राप्त होती है, अतः अपने को जो दी हुई श्रेणी है वो एक एपी है। अब इसके अपन नेक्स्ट 3 पद ज्ञात करते हैं, तो अपने को लास्ट पद दिया हुआ है वो है 2, तो 2 में जब अपन 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म अपने पास आ जाएगी 6, और 6 में जब 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपने पास 10, और 10 में जब 4 ऐड करेंगे तो अपने पास जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 14। तो यहाँ से जो समांतर श्रेणी के नेक्स्ट जो 3 पद है वो अपने पास आ जाएंगे 6, 10 और 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 +√2 3 +2√2 3 +3√2। तो यहाँ से अपने पास जो a की वैल्यू दी हुई है वो अपने पास है 3। अब अपन d की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो d की वैल्यू अपने पास 3 +√2 में से जब अपन 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगी, तो 3 में से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू अपने पास आ जाएगी √2। इसी प्रकार जब नेक्स्ट टर्म में ज्ञात करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 3 +2√2 -3 +√2। तो यहाँ से अब अपन देखते हैं कि 3 +2√2 जब माइनस आगे इंटू होगा तो अपने पास आ जाएगा -3 -√2, 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, और 2√2 में से जब 1√2 माइनस होगा तो अपने पास आ जाएगा √2। यहाँ से अपने पास d की वैल्यू है जो समान प्राप्त होती है, अतः दी हुई श्रेणी एक एपी है, यह समांतर श्रेणी है। अब इसके नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो ज्ञात करनी है, तो उनको ज्ञात करने के लिए अपने पास जो लास्ट टर्म दी हुई है वो अपने को दी हुई है 3 +3√2। जब इसमें अपन √2 ऐड करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो 3 +3√2 पहले से है और 1√2 और अपन जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4√2। अब अपने पास 3 +4√2 आ गया, इसमें जब अपन √2 ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास 3 +4√2 पहले से है और 1√2 अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5√2, और जब 3 +5√2 में अपन √2 ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3 +6√2। तो इसके जो नेक्स्ट जो 3 पद हैं वो अपने पास है 3 +4√2 3 +5√2 3 +6√2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन के अपने पास a दिया हुआ है या प्रथम पद दिया हुआ अपने पास 0.2, और जो d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू अपने पास 0.22 में से जब 0.2 माइनस करेंगे तो आ जाएगी अपने पास, तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2 and 0.02। अब अपन नेक्स्ट जो पद है उनमें अपन d की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगी अपने पास 222 -0.22। तो यहाँ से अब 0.22 में से जब अपन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 0 and 0। तो जो d की वैल्यू है वो यहाँ से अलग प्राप्त हो रही है और यहाँ से अलग प्राप्त हो रही है, तो d की वैल्यू अपने को समान प्राप्त नहीं हो रही है, और जब d की वैल्यू समान नहीं हो तो दी हुई श्रेणी अपने पास एपी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास a की वैल्यू अपने पास दी हुई है 0 एंड d की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं, तो -4 में से जब -0 को करेंगे तो यहाँ से अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी -4, और जो नेक्स्ट टर्म उनमें d की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो -8 में से जब -4 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी अपने पास -8 + 4 = -4। तो अपन देखते हैं कि d की वैल्यू अपने को समान प्राप्त होती है, d की वैल्यू अपने को समान प्राप्त होती है, और जब d की वैल्यू समान हो तो दी हुई श्रेणी एक एपी है। अब इसके नेक्स्ट जो 3 पद हैं वो ज्ञात करते हैं, तो अपने को लास्ट टर्म -12 दी हुई है, इसके अंदर जब अपन d ऐड करेंगे -4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म अपने पास आ जाएगी -16,
और -16 के अंदर जब अपन -4 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -20, और जब -20 के अंदर जब अपन -4 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -24। तो जो एपी के जो नेक्स्ट जो 3 पद होंगे वो अपने पास हो जाएंगे -16, -20 एंड -24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास जो ए की वैल्यू दी हुई है वो अपने पास है -1/2 एंड डी की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अपने पास -1/2 में से जब -1/2 माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +1/2 -1/2 +1/2 अपने पास आ जाएंगे 0। अपन जो नेक्स्ट टर्म है उनमें डी की वैल्यू तो अपने पास जो नेक्स्ट टर्म है वो भी -1/2 है, अतः डी की वैल्यू अपने पास वहां से भी 0 प्राप्त होगी। तो जो दी हुई एक श्रेणी है डी की वैल्यू अपने पास समान है, अतः जो दी हुई श्रेणी है वो अपने पास एक एपी है। जब इसके नेक्स्ट जो पद ज्ञात करते हैं तो अब अपने यहाँ से देखते हैं कि डी की वैल्यू 0 है, अतः जब a+2d हो चाहे a+9d हो या a+10d हो, जब d की वैल्यू 0 है तो ये वाला पद हमेशा 0 प्राप्त होगा। तो a की वैल्यू है वही अपने पास समांतर श्रेणी होगी, अतः इसके नेक्स्ट जो 3 पद होंगे वो भी -1/2 -1/2 एंड -1/2 ही प्राप्त होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ए की वैल्यू अपने पास दी हुई है 1 एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3 - 1 = 2 एंड नेक्स्ट जो पद है उनमें अपन डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 9 - 3 = 6। तो अपन यहाँ से देखते हैं कि जो डी की वैल्यू है वो अपने पास 2 एंड माइनस से अलग अलग प्राप्त होती है, डी की वैल्यू अपने को समान प्राप्त नहीं होती है, और जब डी की वैल्यू समान प्राप्त नहीं हो तो दी हुई श्रेणी अपने पास एपी नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट टर्म दी हुई है वो है ए, उसके बाद है 2a 3a 4a। तो यहाँ से जो प्रथम पद है वो अपने पास है ए, और सार्व अंतर अपन ज्ञात करते हैं। 2a में से जब ए को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास a, और जो नेक्स्ट टर्म है उनमें भी जब a ज्ञात करेंगे तो 3a - 2a = a ही प्राप्त होगा। तो जो d की वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी a, और जब d की वैल्यू समान हो तो दी हुई श्रेणी एक एपी है, और एपी के अपने पास नेक्स्ट जो 3 पद होंगे वो अपने पास हो जाएंगे। जो लास्ट पद दिया हुआ अपने को 4a में जब अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5a में जब अपन ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपने पास 6a, और 6a में जब अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 7a। तो यहाँ से जो श्रेणी का नेक्स्ट जो 3 पद है वो है 5a 6a एंड 7a। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे अपने पास a² a³ एंड a4 जो श्रेणी दी हुई है, इसके बाद जब अपन d ज्ञात करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a² - a। यहाँ से अपन a को कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा a - 1, और जो नेक्स्ट पद है उनमें जब अपन d ज्ञात करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a³ - a²। यहाँ से अपन a² कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास a - 1। और अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो d की वैल्यू है और यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो अपने को समान प्राप्त नहीं होती है, और जब d की वैल्यू समान प्राप्त नहीं हो तो जो दी हुई है श्रेणी है वो एक एपी नहीं होती है, अतः जो श्रेणी है अपने पास एपी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास दिया है √2 √8 √18 √32। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो अपन √8 है उसको अपन √8 को यहाँ से अपन 4 × 2 भी लिख सकते हैं, और जो 4 होता है उसको अपन बाहर निकालने पर 2√2 आ जाएगा। इसी प्रकार √18 को जब अपन लिखेंगे तो √18 को अपन 9 × 2 लिख सकते हैं। जब 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3√2। इसी प्रकार जब √32 को अपन लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 16 × 2। तो 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4√2। तो ये अब अपन यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2√2 में से √2 जब माइनस करेंगे अपने पास
तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास √2। इसी प्रकार जो नेक्स्ट टर्म है उनमें जब अपन डी की वैल्यू फाउंड 4√2 में से जब 3√2 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी डी की वैल्यू अपने को √2 प्राप्त होगी। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू अपने को समान प्राप्त होती है, और जब डी की वैल्यू समान प्राप्त हो तो दी हुई श्रेणी एक एपी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो अब इसके नेक्स्ट 3 पद ज्ञात करते हैं अपन। तो अपने पास जो लास्ट टर्म है वो है 4√2। जब 4√2 में अपन √2 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5√2, एंड जब 5√2 में अपन जब √2 ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 6√2, एंड 6√2 में जब अपन √2 या फिर डी ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 7√2। जब अपन इसको फॉर्मेट में लिखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, यहाँ जब ये 5 को जब अंदर लेके जाते हैं अपने पास आ जाएगा 25 × 2, तो यहाँ से आ जाएगा √50। जब इसको जब अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 36 × 2 = यहाँ से आ जाएगा अपने पास 72 √72, और जब इसको करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 49 × 2 √98। तो इस श्रेणी के जो नेक्स्ट जो 3 पद होंगे वो अपने पास होंगे √50, √72 और √98। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे अपने पास जो a की वैल्यू दी हुई है वो अपने पास √3। जब अपन d को ज्ञात करते हैं तो d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने पास √6 माइनस √3, d की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। और जब अपन d की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में उनमें ज्ञात करते हैं तो अपने पास आ जाएगा √9 माइनस √6। अब अपन यहाँ से देखते हैं कि √9 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 माइनस √6, एंड यहाँ अपने पास d की वैल्यू अलग प्राप्त हो रही है, यहाँ से d की वैल्यू अलग प्राप्त हो रही है। तो d की वैल्यू अपने को समान प्राप्त नहीं हो रही है, और जब d की वैल्यू समान नहीं हो तो दी हुई श्रेणी एक एपी श्रेणी नहीं होती है, अतः ये दी हुई श्रेणी एपी नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 आएगा, एंड 5 का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 25, एंड 7 का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 49। तो यहाँ से अपन d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो d की वैल्यू आ जाएगी 9 - 1 = 8, और जब नेक्स्ट जो टर्म है उनमें d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 25 - 9, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 16। तो अपन देखते हैं कि d की वैल्यू अपने को अलग अलग प्राप्त होती है, तो दी हुई श्रेणी एक एपी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो सार्वंतर है d की वैल्यू समान प्राप्त नहीं होती है, और जब d की वैल्यू समान प्राप्त नहीं होती है तो ये वो श्रेणी एक एपी श्रेणी नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से अपने पास दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। तो यहाँ से अपन देखते हैं जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1। जब 5 का स्क्वायर को अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73। अब अपन यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो d की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 25 - 1 = 24, और जो नेक्स्ट टर्म है उनमें जब d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 49 - 25। 49 में से जब 25 माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4 एंड 2। तो अपन यहाँ से देखते हैं कि जो d की वैल्यू है वो अपने को समान प्राप्त होती है, और जब d की वैल्यू समान प्राप्त हो तो दी हुई श्रेणी एक एपी श्रेणी होती है। अब अपन यहाँ से इसके जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट जो 3 पद है वो ज्ञात करते हैं। तो लास्ट टर्म अपने को दी हुई है 73। तो 73 में जब d ऐड करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट पद आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 7 एंड 9, और जब 97 में जब अपन d ऐड करेंगे या सार्वंतर ऐड करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1 एंड 12 है। अब अपन देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो पद होगा वो अपने पास 121 में जब अपन d ऐड करेंगे या 24 ऐड करेंगे तो अपने को नेक्स्ट जो पद प्राप्त होगा वो अपने पास आ जाएगा 5, 4 एंड 1। तो अपने पास जो नेक्स्ट 3 पद है वो अपने पास आ जाएगा 97
एंड 145। 121 को अपन 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 97, 11 का स्क्वायर एंड 145। जो तो इसके नेक्स्ट जो 3 पद हैं वो अपने पास आ जाएंगे। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।